अस्सलाम वालेकुम हाजरीन जलसा, इज्जत माब मौलाना मदनी साहब, तशरीफ़ फरमा हमारे इमरान प्रताप गढ़ी साहब, सलमान खुर्शीद साहब और हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ के बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि पूरी शिद्दत के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। और यकीन करिए कि जो एक जज्बात की नुमाइंदगी या तर्जुमा करने का उनके अंदर हौसला है, मैं चेयरमैन के नाते इसको मैं तस्दीक भी कर सकता हूँ और उनके गुस्से को भी मैं सहता हूँ। ऐसे हमारे जनाब सैयद नसीर हुसैन साहब, राधेश्याम राय जी, हमारे बीच में कैंसर के बड़े डॉक्टर माजिद साहब, हमारी मोहतरमा आलमी साहब हमारी आई थी। मुझे लगता है कि मौलाना सैयद मदनी साहब के जज्बात की तर्जुमानी के बाद या जो उन्होंने एक तहरीक की बात की है, मैं सबसे पहले तो मैं बिल्कुल इस बात को तस्दीक करता हूँ कि शायद जो आपने 1803 से लेकर के और आज तक का एक लोगों की कुर्बानियाँ और उसमें ख़ास तौर से उलमा की कुर्बानियाँ जो इनका ताल्लुक़ तालीम से था और वो मुल्क की आज़ादी के लिए जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे थे, यकीन करिए कि लोग शायद नई पीढ़ी को, नई नस्ल को इस बात का एहसास नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा अपने मित्र उपेंद्र राय जी को कि चैनल तो बहुत खोलते हैं, लेकिन उन्होंने इस भारत एक्सप्रेस के उर्दू चैनल को लॉन्च किया और उस चैनल में जो लोग आज तशरीफ़ फरमा, जिसमें आज मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम भी करता हूँ कि तस्दीक भी करता हूँ कि जिस देवबंद जमीयत उलमा की बात है उसका आज़ादी में एक बहुत बड़ी तहरीक और तारीख रही है, जिसको हमारे मौलाना साहब ने कहा। इस पे पूरा एक इतिहास है, इस पे रिसर्च हो, इस आने वाली नस्लों को जानना चाहिए, तभी हम उस कौमी यकजहती को भी कायम रख सकते हैं, उस गंगा जमनी तहजीब जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है उसको भी हम कायम रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की नशिस्त में वाकई जो तमाम नुमाइंदगी कर रहे हो और उसमें इस उम्र में भी और कुछ तबीयत नासाज भी हो तब भी आप आए और किस जज्बे से उन्होंने जो बात कही वो एक इतिहास की बात कही। लेकिन मौलाना, मैं समझता हूँ आप बात इतिहास की कह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जो अंदाजे बयां आपका था, आपके लिए उम्र नंबर हो सकता है लेकिन जज्बात आज भी वही जवानी की है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि अगर आज भी मुल्क के आज़ादी पे कोई ख़तरा आए तो आप उन बुजुर्गों की बात कर रहे थे जिनका एक एक करके आपने तस्करा किया, चाहे बालाकोट की बात हो और चाहे तुर्की की बात हो, चाहे सऊदीया की बात हो, चाहे हिंदुस्तान की सरजमी की बात हो। तो मुझे लगता है आप जैसे लोग हैं तो आज भी कोई आँच नहीं आने पाएगी, ये मैं कह सकता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि कम से कम उपेंद्र राय जी के इस चैनल से वो चीज़ें भी पूरे मुल्क के सामने आएगी। ठीक है, उर्दू चैनल है, लेकिन ये केवल उर्दू चैनल से केवल अक़लियत तक महदूद नहीं रहेगा। मुझे तो आज पूरा भरोसा है, मैं पूरे इस भारत एक्सप्रेस को या भाई राधेश्याम जी को या और पूरे जो इसका कुनबा है, परिवार है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि मुल्क के 140 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक मालूम होगी। इस बात के लिए भी मैं बहुत मुबारक। और लगता था आपने वक्त की कमी देख करके मौलाना मदनी साहब ने तो एक फ़लसफ़े नहीं पढ़े,
लेकिन इसके बावजूद भी हम तो सुनना चाहते थे और मैं कभी हाजिर हूँगा। कम से कम इस बात की मुझे मिलती रही कि मैं आपके साथ बहुत जगह रहा हूँ, तो ये बिल्कुल सही है कि आज़ादी के साथ जिस तरीके की तहरीक की बात कर रहे थे ये हकीकत है। और कुछ भी हिंदुस्तान में हो, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास को जब भी पढ़ा जाएगा या हिंदुस्तान की तारीख पे जब भी कोई सच होगा या पूरी दुनिया में, तो इस मुल्क की आज़ादी में जिस तरह से अक़लियत और अक्सरियत के लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो शायद पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं होगी और इसका मुल्क का एक इतिहास होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ। इससे आगे मेरे लिए भी पाबंदियाँ हैं नहीं। सैयद नसीर साहब कल ही मीटिंग है, फिर कहेंगे कि साहब आप चेयरमैन हो करके आप उस पर कुछ बोलते हैं, तो हमारे लिए इस समय यकीन करिए मैं किसी चैनल पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सुनना है। मैं चेयरमैन हूँ, नसीर साहब की सुनना होगा, ओवैसी साहब की सुनना होगा, जनाब संजय सिंह की सुनना होगा, राजा साहब की सुनना होगा, जनाब मुहिबुल्लाह साहब की सुनना होगा, अब्दुल्ला साहब की सुनना होगा, इमरान मसूद साहब की सुनना है, सबकी सुनना है, मिर्जा साहब की सुनना है, कल्याण बनर्जी साहब की सुनना है। चाहे मेरे पर बोतल भी फेंक दें, लेकिन तब भी मैं उनकी इज्जत करके मैं सुनूंगा। तो इसलिए नहीं अरशद नदवी साहब को मैंने बुलाया और मुझे लगता है कि इस बात से आप मुतमईन होंगे, मुतासिर होंगे कि सलमान साहब यहाँ के साबिक वजीर बैठे हिंदुस्तान, उनके सामने बहुत सी जेपीसी बनी होगी, लेकिन मैं तो बहुत छोटा हूँ, अदना हूँ, नाचीज हूँ, लेकिन मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि स्पीकर साहब ओम बिरला जी ने एक जेपीसी हुकूमत के तजवीज़ पे कायम किया है और हमारे नेतृत्व ने हम पे भरोसा किया कि सरकार ने, किरण रिजिजू साहब ने प्रस्ताव किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अनवक्त का चेयरमैन मुझे बनाएंगे, तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ, चाहे मोदी जी ने, गृहमंत्री जी अमित शाह जी ने या किरण रिजिजू जी ने जो भरोसा किया है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि मैं केवल अतीत की बात नहीं कह रहा हूँ, शायद आने वाले मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ कि कोई भी जेपीसी कभी भी बनी थी या इसके आगे बनेगी जब कोई बहुत अहम मसला होता है, असम मरहला होता है, तभी जेपीसी बनती है, लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। लेकिन इस सवाल पे मुझे लगता है हिंदुस्तान में जितने स्टेक होल्डर से, जितनी तंजीम से, जितने स्कॉलर से, जितने हम जूरिस्ट से, लायर से या हम जजेस से बात कर रहे हैं, मुल्क में जितने हिस्से में जा रहे हैं, शायद हिंदुस्तान की तारीख में कोई जेपीसी इतने लोगों के साथ तबसरा या तस्कीर नहीं करेगी लगातार। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा फिर जनाब सैयद नसीर साहब का, लगातार मीटिंगों के लिए लड़ते हैं कि इतनी मीटिंग क्यों बुलाते हो और इतने घंटे क्यों बैठते हो, लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि 11 बजे से हमारी आज तक जितनी मीटिंगें, करीब 17 मीटिंगें हो चुकी हैं, 17 दिन। ये भी हिंदुस्तान की तारीख में एमपी बड़ी से बड़ी मीटिंग में 1 घंटे बैठते, 2 घंटे बैठते, 2.5 घंटे, 3 घंटे, लेकिन हर मीटिंग, हर दिन की मीटिंग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अनवक्त 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे चलती है। जनाब की भी मौजूदगी रहती है, सभी मेंबरान की रहती है। मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छी रिपोर्ट हम लोग प्रस्तुत करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।